आज की जो वीडियो है ये आपका रिलेटेड है एनईपी से, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं 2020। आपको पता है एजुकेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर जो पॉलिसी है ये जल्दी से नहीं बनती है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें एनसीएफ की, तो एनसीएफ से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनईपी में एनईपी और एनसीएफ दो अलग चीज है। ये है एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी और ये है करिकुलम का फ्रेमवर्क। ठीक है ना, लेकिन दोनों से यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमारे एनवीएस एग्जाम से, तो हम दोनों को ही यहाँ पर डिस्कस, इस वीडियो में नहीं, इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एनईपी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी न्यू व्यूवर्स के लिए अगर हम देखिए तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए और पूरी वीडियोस जितनी भी अभी तक बनी हुई हैं एनवीएस से रिलेटेड, टीजीटी एसएसटी, वो आप बिल्कुल जाकर वहां पर देख सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी चीज हो, वहां पर आपको आपके कॉन्टेक्ट में वहां पर रहेंगे आपके साथ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। पूरी की पूरी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है, काफी लेंथी है, और अगर स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने नहीं है इससे, तो हमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा पीडीएफ भी जरूर देखना एनईपी की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी। इसको कस्तूरी रंगन समिति ने, मतलब इसका जो रिलेशन है वो कौन सी समिति से, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है कस्तूरी रंगन समिति। अब आपको पता है जितने भी कमीशन और ये कमेटी बनती हैं ये किसी न किसी के नेम पर होती है, तो यही है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। काफी टाइम से चेंजेस की डिमांड थी एजुकेशन में, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये उन चेंजेस को लेकर आई। काफी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात हुई है, इसके अलावा जो प्राइमरी से ऊपर लेवल है अपर प्राइमरी लेवल की बात हुई है, और साथ में टीचर्स की भी काफी हद तक बात की गई है। काफी न्यू प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में ही कुछ जो पॉइंट्स पहले छूटे हुए थे, जैसे कि जो स्ट्रक्चर पहले चलता आ रहा था एजुकेशन का, उस स्ट्रक्चर को अब चेंज कर दिया गया है इस पॉलिसी के थ्रू। तो ये जो पॉलिसी आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। और नई शिक्षा नीति जो है इसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिप्लेस किया। और कौन से ईयर की थी? 1986 की जो एनईपी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर कौन सी अभी आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में भी याद रखना है कि इससे पहले कौन सी थी? 1986 वाली। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, इसको प्रतिस्थापित किया है, यानी इसको रिप्लेस कर दिया है। पुराने की जगह अब ये नई शिक्षा नीति के थ्रू सारे ही जो नियम हैं, जो भी इसके हिसाब से चीजें डिजाइन की गई है, उन्हीं के हिसाब से अब एजुकेशन का पूरा सिस्टम काम करेगा। बड़े बड़े क्या चेंजेस हुए यहाँ पर हम देखेंगे। एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी जिसको बोला जाता है, उसका नाम बदलकर क्या नाम रखने के लिए कहा गया? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट चेंज है एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का जो उद्देश्य था वो था शिक्षा और सीखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसका मेन उद्देश्य क्या था। इसका था उद्देश्य, एमएचआरडी का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख देने के पीछे रीजन क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा और सीखना, यानी एजुकेशन एंड लर्निंग को फिर से ध्यान आकर्षित इसकी तरफ करना, यानी शिक्षा और सीखना, इनके ऊपर काफी जोर दिया गया। तो इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका जो है रिप्लेस कर दिया इसका नेम। ठीक है ना, प्रमुख बिंदु अब इसके देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहले क्या था कि टीचर बनने के लिए आपको एक डिग्री ले लेनी है, उस डिग्री के बाद जो सबसे पहले सिस्टम था, डिग्री के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम होगा नॉर्मली, और कुछ एग्जाम्स में इंटरव्यू भी था। लेकिन जो इस वक्त आप देखेंगे टीचिंग फील्ड में, तो इतना ज्यादा इजी नहीं है टीचिंग लाइन में जाना। पहले तो बहुत ही ज्यादा टीचर्स बनने लगे हैं, दूसरी बात यह कंपटीशन भी हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें इस चीज को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। यानी अब ऐसे टीचर नहीं चाहिए जो कि बहुत लेजी हैं, जो कि बैठे रहते हैं और
जैसे कि आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो चेयर वगैरह भी नहीं होती क्लासेस में, इसलिए नहीं होती ताकि टीचर को पता रहे क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम कि टीचर्स जो काफी एक्टिव रहें, इन सब चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ बच्चों को भी कुछ कुछ लेवल तक जहां पर बच्चों को इग्नोर किया गया था, उस पर्टिकुलर विकास से रिलेटेड चीजें नहीं थी, अब उस चीजों की तरफ भी ध्यान दिया गया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं काफी एक्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए नीति लाई गई। तो नई शिक्षा नीति जो है इसमें ज्यादा उत्तरदायित्व टीचर होंगे और बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा और एक बर्डन नहीं होगा बच्चों के ऊपर पढ़ाई का। एक होता है ना पढ़ाई सिर्फ बैग लेकर जाना है, ये वाली चीज जो इसको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की गई और एक फ्रेश माइंड बच्चों का हो और उस तरीके से ही उनकी सारी चीजें प्रिपेयर हो, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए आपने तो ये पहले पढ़ी होगी 2020 की शिक्षा नीति, एग्जाम्स वगैरह अगर पहले दिए होंगे तो इसको जरूर आपने पहले पढ़ा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया, यानी ड्राफ्ट उसका पेश किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 2020 में 1968 की जो नीति है और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे एनईपी से रिलेटेड कि ये कौन से नंबर की हमारी शिक्षा नीति है, तो थर्ड है। आपको पता है ये संशोधन हुआ था, तो 68 के बाद फिर 86 में फिर संशोधन हुआ, 92 में भी कुछ चेंजेस हुए, लेकिन फाइनली अगर हम एनईपी की बात करें तो ये कौन सी है, 30 मतलब थर्ड हमारी शिक्षा नीति है। ठीक है, एनईपी मतलब कितना ज्यादा टाइम है ना, 34 साल लग गए इस शिक्षा नई एजुकेशन पॉलिसी को आने के लिए। काफी सारी चीजों में तो चेंजेस होता रहता है, बजट वगैरह में भी, लेकिन शिक्षा नीति कितना बड़ी ऐसी चीज थी जो कि इतना ज्यादा समय लग गया इसको आने में, रिफ्रेश करने में चीजों को। तो एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप देखें अदर कंट्रीज में, तो कुछ कंट्रीज में जो शिक्षा के ऊपर खर्च है वो बहुत ही ज्यादा किया जाता है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उसी चीज के ऊपर है कि, और सबसे बड़ी अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर एनईपी की, तो एनईपी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को एजुकेशन के मामले में आगे लेकर जाना चाहता है, इस वजह से ये नीति लाई गई। मतलब ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो इंडिया में बाकी चीजों में देश आगे बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन का मामला बहुत पीछे रह जा रहा है, तो हम इसको एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस चीज को हम जो अपने आगे जनरेशन है उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और एक तरीके से सिर्फ एग्जाम दिया और काम खत्म, आगे बढ़ गए, एक संकुचित नहीं, एक वाइड एक पर्सपेक्टिव बच्चों का बने, इस चीज के ऊपर काम किया। इसी वजह से जो 6% जीडीपी है उसका हिस्सा रखा गया शिक्षा क्षेत्र के ऊपर, यानी अब शिक्षा के ऊपर कितना परसेंट खर्च होगा, 6%। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 का जो सिस्टम था अब उसको हटाकर कौन से सिस्टम की बात की गई थी, इसमें 5+3+3+4। ठीक है, 53-34, ये याद रखना है। वैसे तो इसके लिए किसी ट्रिक वगैरह की जरूरत है नहीं, बहुत ही इजी सा नंबर है 53-34। ठीक है, 3 4 5 3 ऐसे, अगर कोई ट्रिक की बात है 2 बार 3 लिख के 4 और 5 ऐसे कर लो, है ना, 5 3 3 4, 5+3+3+4 का सिस्टम अब लागू किया गया। कौन से सिस्टम की जगह पे, जो 10+2 होता था। लेकिन मतलब ये कहा जाता है ना कि कुछ लोग तो ऐसे भी करते थे कि उनके पास बचपन की मार्कशीट ही नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास की। अगर आप उनके बैग में देखोगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो उनके पास स्टार्टिंग की तो मार्कशीट ही नहीं होती, उनके पास मेनली जो मार्कशीट होती है वो तो 9, 10, 11, 12। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज शो करता है कि हमारे दिमाग में कितना बड़ा एक सिस्टम ऐसे बैठ गया कि ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और बोला गया है कि बच्चा बचपन से ही क्यों ना इसी लायक होता है, क्योंकि आपको पता है 6 साल से पहले ही बच्चे का जो दिमाग है उसका 80% से ज्यादा विकास हो चुका होता है। तो 6 साल तक ही बच्चा क्या करेगा, इस चीज को आगे लाएगा कि 6 साल तक भी बच्चे को कुछ करना चाहिए। तो उस चीज को खाली ना छोड़कर उसमें हम कुछ ना कुछ काम में बच्चे को लगाएंगे और प्ले के माध्यम से, यानी उसको लगेगा भी नहीं कि वो पढ़ रहा है और वो प्ले के माध्यम से पढ़ भी लेगा। आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करना और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग पर बढ़ावा देने पर बल दिया गया। मतलब काफी सारी चीज इसमें पिछड़ रही थी हमारी शिक्षा
हमारी एजुकेशन, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं आगे लाने की कोशिश की गई है। टेक्नोलॉजी बेस्ड बोला जाता है बार बार, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण स्कूल्स में कहाँ मानी जाती है, ज्यादा यूज नहीं होती। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा देखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का डिफरेंस करने की भी, खत्म करने की भी बात कर रहे हैं। मतलब अब प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें एक ही तरीके की पढ़ाई होगी, मतलब एक ही तरीके का सिस्टम होगा। भाषाई बाध्यताओं को दूर करना, कई बार क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पर स्थानीय जो भाषा है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। ऐसे छात्र जो कि दिव्यांग हैं उनके लिए भी शिक्षा को सुगम बनाने की बात की गई है, और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करने के ऊपर बल दिया गया है। इस नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, यानी उनकी जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम क्रिएटिव होनी चाहिए, और फैक्ट्स वगैरह के ऊपर वो ज्यादा सोचें, और नवाचार यानी नई नई चीजों के बारे में उनको पता होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में प्रोत्साहित करने की बात की गई है, इन सब के ऊपर बल दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा। इससे पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर पिछला एकेडमिक जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके का था कि क्या है, एज कितनी है यहाँ पर, 6 साल से बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया और वो 16 साल का हो गया है, ठीक है। और कौन सी क्लास में आ गया है, 10th क्लास में आ गया है। ऐसे ही तो होता था ना कि 16 साल का बच्चा 10th क्लास में है, उसके बाद 2 साल यानी 11th और 12th वो करेगा, फिर वो कितने साल का हो गया, 11th 12th के बाद 18 साल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 से 18 का सिस्टम था। बच्चा 6 साल का जब हुआ तो उसने एडमिशन लिया और फिर 18 तक उसने कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये क्या था, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो पिछड़ रहे थे, उनका न्यूनेस नहीं थी, मतलब कुछ नया नहीं था, और काफी ऐसे ही जा रहा था। 6 साल तक बच्चे क्या करेंगे, कई बार तो पेरेंट्स ऐसे होते थे कि 6 साल है तो 6 से 7-8 साल भी लगा दिया, तब बच्चा जाके फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो बहुत ज्यादा लेट मामला यहाँ पर हो रहा था। 6 साल तक बच्चा करेगा क्या। वैसे अगर बात की जाए आज के टाइम के बच्चों की, तो आज के टाइम के बच्चे, 2 साल के बच्चे को क्या किया जाता है, प्ले वे में भेज दिया जाता है कि जा भाई थोड़ा सा सीख ले, और बच्चा 3 साल तक क्या हो जाता है, एकदम सीख लेता है काफी सारी चीजें। तो वही बात है, 6 साल तक तो बच्चा बहुत ज्यादा। और अगर आप देखें तो चाणक्य है और पता नहीं कैसे कैसे बच्चों के बारे में आज आप टीवी वगैरह में न्यूज में सुन सकते हो कि 3 साल के बच्चे ने एक पूरी बुक ही लिख दी है, इस तरीके की चीजें। खैर ये तो आज की बात है, पुराने समय में भी काफी ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया। नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा, तो इसमें क्या था, सबसे पहले बात हो रही है, ये हमारा है जो हमारा ये एनईपी है, इसमें क्या चीज नहीं आई है। यहाँ पर बात करें 3 साल तक, मतलब 3 साल का जो बच्चा है उसको क्या करेगा, वो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल या बाल वाटिका इनमें से किसी कहीं भी वो एडमिशन ले सकता है और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकता है, जिसको हमने क्या कहा है, फाउंडेशन कोर्स। क्या चीज बोला है इसको, फाउंडेशन, यानी हम उसकी पढ़ाई की भी नींव बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। तो फाउंडेशन के लिए बच्चा भी प्रिपेयर हो रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बैग लेके भाग रहा है अपना कि मुझे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस पढ़ने हैं, वो अभी सिर्फ प्ले के माध्यम से चीजों को समझ रहा है। अब बात आ रही है यहाँ पर 2 साल। अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आगे 2 साल के लिए, यानी वो कौन सी क्लास पढ़ेगा, अब उसने एडमिशन ले लिया क्लास 1 में, उसके बाद फिर 2 क्लास की, और 6 से 8 साल, यानी अब वो कितने साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या बना, हमने किस स्ट्रक्चर की बात करी थी, 3 3 4 5, ठीक है ना, 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 साल उसको यहाँ हो गए ना, 3 और ये 2 साल, ये 5 साल उसके कैसे हो गए पूरे फाउंडेशन में, यानी इतने टाइम उसने फाउंडेशन में लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा वो भी सीख रहा है। और सीखते सीखते वो कहाँ पर आ गया है, अब कौन सी एज में पहुंच गया है, अब वो पहुंच गया है 8 साल में। और 8 साल से 11 साल तक उसने कौन सी क्लास कंप्लीट कर ली है, 3rd क्लास में एडमिशन लेकर के 5th क्लास तक, यानी अब वो 5th क्लास उसने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, यानी वो प्रिपेयर हो रहा है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर 5 हो गया +3 + 3 में क्या कर रहा है, 6 to 8 कर रहा है, जिसके मेनली आप टीचर बनने वाले हैं। वैसे आप क्लास 10 तक पढ़ा सकते हैं। तो 11 साल का था वो बच्चा, अब 11 से 12, 12 से 13, और अभी 14 साल का हो गया है 6 to 8 क्लास में, और अब उसने 8th क्लास भी अपनी पूरी कर ली है। और साथ ही में एनईपी में बच्चों को बहुत सारी चीजें एकदम से, जैसे कह सकते हैं अब ये चीज पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, अभी इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट होने में भी काफी टाइम लगने वाला है, अभी तक भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो काफी सारी चीजें भी बदलेंगी धीरे धीरे, और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है मेनली 2030 तक रखा है, तो टीचर बनना तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दी है। जो हार्डवर्क कर सकते हैं टीचर्स, बस वही आगे आ सकते हैं यहाँ पर। अब
4 वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, 14 to 18, यानी अब बच्चा 14 साल उसकी उम्र हो गई है और 14 से 15, 16, 17 और 18 साल में उसने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है। चीज तो वही है, लेकिन क्या है, अब डिवीजन हो गया चीजों का कि अब उसके ऊपर बर्डन नहीं है। एक तरीके से उसको जैसे ये 5+3+3+4 है, तो उसके हिसाब से जो टीचर्स हैं वो उसी तरीके से बच्चों को ट्रीट भी करेंगे और काफी चीजें यहाँ पर बदलाव में है, तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ऐसा एनईपी में मेंशन है। अब देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे वो चीज कितनी इंप्लीमेंट हो पाती है। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन है, ये हमने देख लिया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या होगा, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल होगा, जिसमें क्या होगा, मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण क्या चीज की जाएगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये चीज आपको, ये टर्म आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ECCE डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है। ECCE जो है उसके हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है। ये ECCE क्या है, ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी शुरुआत में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसको हम कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे ताकि उसका जो बेस है वो बनने लगे। दूसरा है 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा को बहु-स्तरीय खेल और गतिविधि पर आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन वाली चीज है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा ही है काफी सारी चीजें पहले आई हैं, उनके हिसाब से चीजें होंगी। बच्चों को बिना बोझ की पढ़ाई कराई जाएगी और जो उनके डेली के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके हिसाब से उनको एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, जैसे कि पढ़ाई के बारे में स्टार्टिंग से ही बात होती आ रही है। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको नोट डाउन जरूर करना है। ECCE से जुड़ी योजनाओं का जो निर्माण और क्रियान्वयन है वो किसके सहयोग से होगा, देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं ये है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनके साझा सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन सबको ऐड करने का क्या मतलब है, इन सबको ऐड करने का मतलब ये कि ये जो हमने सिस्टम देखा ना यहाँ पर बच्चों का, कि बच्चे आ रहे हैं तो ये बच्चे सिर्फ अकेले ऐसे ही नहीं आएंगे, साथ में इनके जो पेरेंट्स होंगे इनका भी पार्टिसिपेशन होगा, इनके साथ में मीटिंग होती रहा करेगी टाइम टू टाइम। दूसरी बात ये है इनका चेकअप वगैरह भी तो होगा और साथ में खाने पीने के लिए भी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, तो काफी सारी चीजें हैं, इसलिए सभी को साथ में लाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, यानी NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग भी की गई है। साथ ही में राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की गई। यानी क्या बोला गया है कि 2025 तक हमें अपना क्या उद्देश्य रखना है कि इतने बड़े बच्चे के लिए थोड़ी बहुत उसको चीजें संख्यात्मक ज्ञान एटलीस्ट उसको होना चाहिए। साक्षर का मतलब क्या हो सकता है, जो लिख सकता है, ठीक है, एटलीस्ट अपना नेम लिख सकता है, और संख्यात्मक यानी संख्या से रिलेटेड उसकी जो चीजें हैं, उसका जो माइंड है वो उस तरीके से डेवलप किया जाए। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, भाषा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इन्होंने दिखाया NEP में, क्योंकि भाषा का क्या हो रहा है इस वक्त, सिर्फ इंग्लिश 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 इंग्लिश, इस पर लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो इंग्लिश बोल रहा है वही सबसे बढ़िया है। ये चीज को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है कि एक ही भाषा नहीं है या फिर सिर्फ हिंदी नहीं है, जिस भाषा में बच्चा कंफर्टेबल है उस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए। यहाँ पे नॉलेज इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर इस तरीके से मातृभाषा हो सकती है वो, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी जो मदर टंग है, स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है, को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्पेशली एम्फेसाइज किया जा रहा है कि नहीं स्पीक इन इंग्लिश ऐसे करके बोला जा रहा है। बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस चीज के ऊपर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। यानी क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने का, मातृभाषा में भी टीचर उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, और इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा।
साथ ही 8th क्लास तक के लिए भी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। स्कूली और उच्च शिक्षा के में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। देखिए संस्कृत जो है वो किसको पसंद है, पहले तो वही बात हो जाती है। संस्कृत बच्चे अभी तक 10th क्लास तक पढ़ रहे थे और वो भी पता नहीं कैसे बिना पढ़े ही बच्चों के अच्छे नंबर भी आ जाते थे। बच्चे ये बोलते थे एग्जाम के बाद कि मैंने तो संस्कृत पढ़ी ही नहीं, और फिर भी आके उनके सबसे ज्यादा नंबर संस्कृत में आते थे। तो यही है, संस्कृत को इस तरीके से, ये जो स्टीरियोटाइपिंग है संस्कृत के बारे में, इसको हटाने की कोशिश की गई है और कोशिश की गई कि संस्कृत को और किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी लैंग्वेज को लेके कोई भी ऐसी सख्ती नहीं होगी बच्चों के साथ। बधिर जो बच्चे सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, मतलब उनके लिए कुछ अलग तरीके से ही और अच्छा किया जाएगा उनके लिए। तथा भारतीय संकेत भाषा यानी जो साइन लैंग्वेज होती है ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आप हमेशा, आपने बीएड भी की है और बाकी कोर्सेज भी करे होंगे, तो आपने हमेशा एक वर्ड देखा होगा यहाँ पर, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या चीज मेंशन की गई है कि सबको साथ में पढ़ाना है, कोई किसी भी तरीके का हो उस बच्चे को, तो उनको साथ में तो लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहाँ पे उनका इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो एनईपी में इस चीज को काफी हद तक आगे ले जाने की बात कही है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ ध्यान रखा जाएगा। एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की बात की गई है। साथ में फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात भी की गई है। और ये क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने, यानी यहाँ पर भाषा विभाग का भी जो रोल है उसको थोड़ा बढ़ाने की बात की गई है। और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से मातृभाषा और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी यहाँ पर हाई लेवल पे बोला गया है कि अपनी जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसको ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े हुए सुझाव। क्या क्या सजेशंस है यहाँ पर? एनईपी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम यानी जैसे करिकुलम की बात की गई है और अध्यापन प्रणाली या फिर विधि के विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। वही बात है कि बच्चों में जो सिर्फ एक ये है ना, लर्निंग है, एग्जाम देना है, क्वेश्चंस करने हैं, इस चीज को कम किया जाए और वो ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल हो सके और स्किल्स डेवलप उनके अंदर हो सके। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स भी चलाने की यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या चीज की गई है इंपॉर्टेंट। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों यानी करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, पता है ना आपको डिफरेंस इन दोनों में। करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो आपके करिकुलम में दी होती हैं, वैसे जो पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं, और को करिकुलर यानी पाठ्येतर एक्टिविटी होती है जैसे कि आपकी क्लास से कुछ बाहर के साथ में जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है या कोई भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सब जो साथ में पढ़ाई के साथ साथ की जो एक्टिविटी होती है उनको को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इनमें भी बात की गई है कि इनमें भी क्या है, अधिक अंतर नहीं होगा, काफी सारी चीजें साथ में लेके चलेंगे। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा। देखो एक बात हमने नोटिस की होगी कि हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर रहा है उसमें जैसे आप 12th कर लेते हो तो 12th के बाद एकदम से अकेले से पड़ जाते हैं बच्चे कि क्या करें। अगर वो कोई भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उनको उस चीज का पहले भी कुछ भी अंदाजा नहीं होता, उनको कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पर हो क्या रहा है, और बहुत ही हाइप कर दिया जाता है चीजों को। तो यहाँ पर इस चीज को कम करने की बात की गई है कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही क्या वोकेशनल चीजें लेके चलनी चाहिए साथ में, यानी व्यावसायिक चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि मैं पहले पढ़ लूं, नहीं, उसके दिमाग में साथ के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी चलेगी, यानी कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी होंगे, वोकेशनल कोर्स भी होंगे, ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आगे जाकर उसको हेल्प करेंगे। जैसे कि बीएड में आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं या फिर कुछ और ऐसे सोशल साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये एकदम से आपको 11th 12th में अलग से दे दी जाती हैं और उसके बाद फिर बाद में यूज होगा। लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और इन सब चीजों को लेके हर्डल्स को काफी कम करने की कोशिश की गई है इस एनईपी में, ठीक है ना। तो जो चीज आप पहले से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी आपको आती है और आप उस लेवल को बड़े लेवल पर लेके जाओगे इस चीज को, तो आपको काफी आसानी रहेगी। अब 12th तक बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं वोकेशनल, और एकदम से उनको वोकेशनल के नाम पे बहुत ही हैवी सारी चीजें दे दी जाती हैं। तो इस बोझ को कम करने की कोशिश की गई है। बच्चा
पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा को साथ लेके चले, इस चीज की बात की गई है। इसमें इंटर्नशिप की बात की गई है कि बच्चे की इंटर्नशिप भी होगी और ये क्लास 6 से की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी एनसीएफ के बारे में भी बात होगी। ठीक है, ये भी तैयार किया जाएगा, इसमें मेंशन किया गया एनईपी में। तो एनईपी 2020 में छात्रों को सीखने की प्रगति के लिए बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव भी दिया गया है। यानी बच्चा सीख रहा है, इस सीखने की प्रगति को जांचने के लिए भी कुछ ना कुछ सुझाव है। साथ ही इसमें विश्लेषण और तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन की भी बात की गई है कि बच्चे का जब हम आकलन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही एरिया कवर ना हो, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट चेक किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो छात्र जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो क्लास 3 के हों, 5 और 8 का जो लेवल है उसमें स्कूली शिक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, क्लास 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे और उपयुक्त यानी उनके लिए एक क्या होगा, प्राधिकरण होगा जो इस चीज को संचालित करेगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स के समग्र विकास के लिए यानी उनका जो डेवलपमेंट है वो काफी ठीक से हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th की अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और क्लास 12th की, इनमें बदलाव करने की बात की गई है, जिसमें कि बोला गया है कि बच्चों को एमसीक्यूज के माध्यम से भी आकलन उनका किया जाएगा। मतलब ये जांचा जाएगा कि बच्चा सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ना लिखे, साथ में एमसीक्यूज लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी उनके होने चाहिए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने एक ही रटी रटाई चीजें कर रहा है, उसने कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसको कितना समझ में आया है, इस चीज से ये चीज क्लियर हो जाती है छात्रों की प्रगति। और इससे पता एक चीज और अच्छी हो जाती है, वो ये है कि उसको आगे जो वो एग्जाम देने वाला है वो एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर हो रहा है ना। नहीं तो आप देखेंगे अब से कुछ साल पहले जब एमसीक्यूज वाला ये चीज शुरू हुई थी, तो वैसे तो एमसीक्यूज वाले एग्जाम होते थे, बट वो ईयर में सिर्फ एक बार होता था, वो अलग तरीके का होता था एग्जाम। बच्चों को इतना ज्यादा इस चीज के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जो एमसीक्यूज वाली चीज है वो गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो उनमें देखने को मिलती है, तो ज्यादा वोकेशनल चीजों फोकस किया जा रहा है। यानी बच्चों को पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में किस तरीके की और चीजें भी हैं। मतलब जो एग्जाम्स आगे कंडक्ट होंगे उनसे थोड़ा सा उनको रिलेट पहले ही किया जाए, तो इसलिए ही जो व्यावसायिक शिक्षा है इस वजह से तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख, ये इंपॉर्टेंट है, परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की भी यहाँ पर बात की गई है। किस चीज के लिए, छात्रों की कितनी प्रगति हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसके मूल्यांकन के लिए, और उसके भी मूल्यांकन के मानक निर्धारण के एक निकाय के रूप में, यानी जो पूरा स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, क्या पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े हुए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करने की इसमें बात की गई है। अब शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए सुधार, यानी कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, टीचर्स से रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान देना जरूरी है कि एनईपी जो है उसमें टीचर्स के बारे में क्या चीज सुझाई गई है। तो शिक्षकों की नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि थोड़े टाइम बाद जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी और भी हैवी हो जाएगा, तो ये चीज इसमें दी गई है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन, यानी आपका जो वर्क है उस वर्क को भी चेक किया जाएगा, उसका भी आकलन किया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। राष्ट्रीय आकलन शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए क्या बना देगा, एक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए जाएंगे, एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। देखिए जब भी टीचिंग की बात आती है तो इसको अलग प्रोफेशन से कुछ अलग ही देखा जाता है, तो यहाँ पर टीचर्स को और ज्यादा उनमें प्रोफेशनलिज्म लाने की बात की जा रही है। यानी शिक्षक जो है वो अपने आप को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ना समझे जो कुछ पढ़ा रहा है, वो उसको एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट रोल दे, जो कि है कि मैं वाकई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मतलब एक तरीके से कि अपने मन से वो चीज निकल के आ रही है। और शिक्षक क्या होता है कि
जैसा इंसान प्रोफेशन में होता है ना, उस तरीके की उसकी हैबिट भी बन जाती है। जैसे कि शिक्षक है, उनको ज्यादातर क्या आदत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सजेशन देते रहते हैं कि अच्छा ये चीज मुझे पता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका टोन क्या है बोलने का। आप वहाँ पे जैसे कोई कहते हैं कि टीचर पना ही मत दिखाओ, है ना, कुछ ऐसे वाली बात। तो उस चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीचर्स को अच्छे वे में गाइड करने की बात की जा रही है, ताकि वो इसको एक प्रोफेशनल, एक अच्छे प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर पाए और उनको सम्मान भी मिल पाए सोसाइटी में। मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा बढ़े, जैसे कि अदर प्रोफेशन है उन प्रोफेशंस की तरह टीचिंग प्रोफेशन को भी ज़्यादा अहमियत मिले। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री जो है वो 4 साल की बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और हमने यहाँ पर अभी बात की है क्या, हाँ अब करेंगे बात बच्चों के बारे में। यहाँ पर उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। देखिए सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है इस एनईपी की वो यही है कि जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में जुड़ जाएं, एजुकेशन से जुड़ जाएं। और जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से जुड़ेंगे तो नए नए इंस्टीट्यूट भी ओपन होंगे और नए नए इंस्टीट्यूट ओपन होंगे तो नए नए टीचर्स की भर्ती भी होगी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है आने वाले टाइम में टीचर्स की भर्ती भी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल सकती है विद न्यू नियम और कानून, है ना, नए नियम कानून के अनुसार, न्यू रूल्स के साथ। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% जो कि 2018 से बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। एम क्या है कि 50% तक नाम हो, यानी एनरोलमेंट जो है, अभी तक बच्चे बहुत ही कम एनरोल होते थे, वो और ज्यादा उनका नंबर बढ़ जाए। साथ ही में इसलिए तो बोला जा रहा है कि 6 साल से पहले जो बच्चे हैं उनको भी ठीक तरीके से शिक्षा के स्ट्रक्चर के ऊपर लाया जाए, शिक्षण संस्थानों में लाया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से उनको शिक्षा ग्रहण करवाने वाली बात हो। उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ की नई सीटों को जोड़ा जाएगा। तो यही बात है, जब इतनी सारी नई सीटें आएंगी तो नए नए स्कूल्स भी तो ओपन करने पड़ेंगे। एनईपी 2020 के तहत और बोला जा रहा है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको भी फिर उनकी संख्या भी फिर कम हो जाएगी और रेगुलर टीचर्स की संख्या फिर बढ़ जाएगी। एनईपी 2020 के तहत स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं उनके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा और इसके तहत 3 या 4 वर्ष के जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें छात्र कई लेवल पे, कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि रिजिड टाइप की जो एक वो था, स्ट्रक्चर था कि आपको 3 साल का कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो अगर उसने 1 साल का किया है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, अगर 2 साल या 3 साल का किया है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि बच्चा कितना भी पढ़े उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसा किसी को अगर बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी डिग्री खराब जा रही है, वो बेकार हो गया बिल्कुल। अगर वो 1 साल ही पढ़ पाया तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि एटलीस्ट इसने कुछ तो पढ़ा है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे देश में इस चीज को फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हर इंसान यहाँ पर पढ़ा लिखा है, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, डिग्री और कुछ ना कुछ चीजें, डिप्लोमा जरूर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सपोज अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले तो सर्टिफिकेट मिल गया है, अभी ये चीज होनी बाकी है। सेकंड ईयर में है तो उसको डिप्लोमा दे दिया और थर्ड ईयर में फिर उसको पूरी डिग्री मिल गई है। तो इस तरीके का कुछ ऐसा सिस्टम है, ये यहाँ पर लिखा भी है। 1 वर्ष के बाद क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद अगर उसने पूरा कोर्स कर लिया है तो उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेजुएट की डिग्री, यानी स्नातक की पूरी डिग्री मिल जाएगी। अगर 4 साल का उसने किया है तो उसको रिसर्च की डिग्री, रिसर्च में ग्रेजुएशन मिल जाएगी, यानी शोध के साथ स्नातक। ग्रेजुएट होगा विद रिसर्च, यानी रिसर्च वर्क भी उसने वो आगे कर सकता है, रिसर्च वर्क उसने कर लिया है काफी हद तक। तो कुछ इस तरीके का है ये सिस्टम। अब देखते हैं ये इम्प्लीमेंट कितने ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की यहाँ पर बात की गई, जिसमें अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल जो है उसको समाप्त करने की बात भी की गई है। साथ ही में ग्रेजुएट्स को, आपको तो पता ही है कि अब एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे 12th के बाद और उसके बाद फिर अपने नंबर के अकॉर्डिंग उनको जो भी कॉलेज है जहाँ जितने इनके कट ऑफ आई है उस हिसाब से उनको एडमिशन मिलेगा। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। एक चीज हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, हाँ ये भी है
एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, उसमें ये है आपका कि जो लोकल लोग हैं, लोकल जो टीचर्स हैं कुछ एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कला वगैरह के लिए, फिर कुछ और जो चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं टीचर्स, तो उन चीज़ों के लिए स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो कुछ भर्ती निकाल कर स्थानीय जो लोग हैं उनको ही एज अ टीचर रख लिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों के भी कुछ प्रावधान यहाँ पर है एनईपी में। तो भारत उच्च शिक्षा आयोग, इसके अलावा एक चीज और भी है, एनवीएस, जैसे एनवीएस में होता है ना, ऐसे ही कुछ एनवीएस के तरीके के ही स्कूल्स ओपन करने की यहाँ पर बात हो रही है, ताकि जो बच्चे हैं उनको बहुत दूर स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। उन इलाकों में, रिमोट एरियाज जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दूरी पर स्कूल हैं, ऐसे स्कूलों में एक पर्टिकुलर स्कूल हो जाए जहाँ पर बच्चे आकर रह सके। तो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया। यहाँ पर हम बात करेंगे HECI की। तो HECI के कार्यों में आपको पता है HECI क्या है, भारत उच्च शिक्षा आयोग है ना। तो इसका गठन किया जाएगा जैसे कि हमने देखा अभी। तो इस कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए, यानी ये कार्य ठीक तरीके से हो जाए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो इसके लिए 4 तरीके के जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उनका निर्धारण किया गया है। पहला क्या है, विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद या नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी, जिसको क्या कहा गया है, NHERC। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जा सकती है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। दूसरा, मानक निर्धारण यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसके थ्रू होगा काम। वित्त पोषण यानी जो रिलेटेड टू मनी वगैरह जो होता है, यानी पैसे से संबंधी वित्त पोषण के लिए क्या होगा, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, यहाँ पर है ना ग्रांट यानी अनुदान परिषद भी होगा। फिर है, ये कौन सा नंबर का है, 4th नंबर में है ना, प्रत्यायन यानी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। और इसके बाद है महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, यानी यहाँ पर संबद्धता का मतलब है एफिलिएट कराई जाती है, वो 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी, यानी बड़े लेवल पे भी सुधार करने की कोशिश इन्होंने की है, इसमें बात की गई है। अब देखते हैं वो कितने टाइम बाद ठीक तरीके से अप्लाई हो पाएगी। देश में ITI और IIM के समकक्ष के समान ही ITI और IIM के समान ही वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। इनसे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम में जहाँ पर हमने बच्चों के बारे में देखा था, तो वहाँ पर बच्चों को जो सब्जेक्ट्स है उनके सिलेक्शन को लेके भी थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ऐसा नहीं कि आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है तो वो कुछ एक सब्जेक्ट ही पढ़ सकता है, अब वो अदर सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकेगा, इस तरीके के कुछ नियम बनाए गए हैं। तो थोड़ी सी जो पॉलिसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, साथ ही में बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अन्य सुधार में क्या बात की गई, शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्रों में तकनीकी के प्रयोग पर स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु क्या चीज बनेगी, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, एक स्वायत्त निकाय होगी, एक बिल्कुल फ्री, एक मतलब इंडिपेंडेंट होगा, ये निकाय की स्थापना की जाएगी, एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो ये तो हो गया फिनिश। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, तो इसमें ये है आपका, ये आपकी PDF है NEP की, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। तो इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। व्यावसायिक शिक्षा, जो मैंने उसे मेंशन नहीं किया है, यह वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, साथ ही में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का भी समावेशन इसमें होगा। ठीक है, तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, इसके अलावा फार्मेसी, होटल प्रबंधन यानी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग आदि, जो कि भारत के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जिन चीजों को विषयों को काफी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है उनको भी अब इंपॉर्टेंस देने की बात की जा रही है। साथ ही में हेल्थ केयर शिक्षा में निवारण, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक चिकित्सा पर भी जोर दिया जाएगा, मतलब अन्य जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा
प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना। प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड भी एनईपी में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, जो है कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है। इसलिए साक्षरता जो है वो सभी का अधिकार है और बुनियादी शिक्षा जो है वो किसी भी उम्र में किसी के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को एक नवीन दुनिया के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया है और निजी और जो पेशेवर है दोनों ही स्तरों पर इसको आगे बढ़ाने में मदद ये देगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा इतना उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच पाएगा। तो ऐसे समुदाय जिनको काफी पीछे रखा गया है उन समुदाय को भी आगे लाने की बात की जा रही है। साथ ही में उनकी वित्तीय हेल्प की भी बात की जा रही है। साथ ही में आपको पता ही है लोन वगैरह मिलता है सरकार से कुछ चीजों पर, जैसे कि एजुकेशन लोन भी मिलता है। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों की बात की जा रही है कि जो लोग हैं वो काफी हद तक सभी एरिया में आगे बढ़े, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा को भी इंक्लूड कर दिया गया। खैर हमने मेनली चीजें तो पढ़ ही ली है ना, तो वही है। एक बार ये और देख लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित सभी 5 तरीके की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए, यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए जब पढ़ाना है तो उसके लिए जो टीचर्स होंगे उनको भी तो उस हिसाब से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाएगा, ट्यूटर्स के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला लेवल पर संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक हैं उनको पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा इन्होंने इस चीज की कोशिश की है कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इसके अलावा पुस्तकालय से रिलेटेड बात ये है कि डिजिटल पुस्तकालयों की बात की गई, लाइब्रेरीज की बात की गई, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। तो इनको लाने की कोशिश की जाएगी और बच्चों का बुक्स के प्रति जो डर होता है उसको दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति बनी रहे इसे, और वो किस तरह बनी रहेगी, भाषा और कला से। तो इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने सारी कर ही ली हैं। ये लास्ट में मुझे आपको ये थोड़ा सा ही दिखाना था क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज्यादा कुछ बनाया नहीं है। ऑब्वियसली बात है, भाषा के बारे में इन्होंने बोला है कि भाषा के विकास के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना, यानी उसको प्रशंसा करना उसकी, बिना भाषा के संभव नहीं है। इसलिए भाषा की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बात की गई है। ठीक है, बस यही है इसमें। ठीक है, त्रिभाषा फॉर्मूला ये हमने बात कर ही ली है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो ही गया है। अब हम वापस आएंगे इस चीज के ऊपर कि इसके एमसीक्यूज का क्या करना है। तो इसकी एमसीक्यूज जो सीरीज है वो आएगी ही, और जो बाकी चीजें हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी, है ना। तो मेन क्वेश्चंस जो आपके वो एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे एनईपी में। तो एनईपी के जो एमसीक्यूज हैं उनको आप देखना जरूर, जल्दी से उसको करते हैं प्रिपेयर, है ना। तो चलिए ठीक है, हो गया आपका एनईपी कंप्लीट। पढ़ते रहिए, इस तरीके से क्लास लेते रहिए और अपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।